हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यहाँ पे द रूट, द स्टेम, द लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, okay, semi technical description of a typical flowering plant and description of some important families। तो इतनी सारी चीजें हमको इस लेक्चर में क्या करनी है, पढ़नी है। तो इस लेक्चर को हम 3 to 4 लेक्चर्स में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्लस 1 लेक्चर आप ले लीजिए किसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, द रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसको हम अपने आज के फर्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहली बात, आपको अपनी जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसको आपको निकाल लेनी है। प्लस आपके पास आपका पेन होना चाहिए एंड कॉपी। ओके, एनसीईआरटी में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उसको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। प्लस आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हैं जिसको आपको जरूर से नोट करना है और उसको आपको याद करने की जरूरत है। ओके, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करने की जरूरत है, तो इसीलिए आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ओके, चलिए। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। Chapter 5 Morphology of Flowering Plants. The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. तो हायर प्लांट्स में आपको वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, इवन दो द एंजियोस्पर्म्स शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. ओके, तो यहाँ पे हायर प्लांट्स का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा किससे है, एंजियोस्पर्म से। किससे है, एंजियोस्पर्म से। और एंजियोस्पर्म को हम और क्या कहते हैं, हमें पता है, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यही एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्म है, तो इनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसमें आपको बहुत सारी लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मोर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मोर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आप कह लें एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ही किसी दोस्त को देखते हैं, ठीक है, फिर आप बताते हैं कि आपका जो दोस्त है वो कैसा है, आप बाहर से ही तो देख के बताएंगे ना। आप बताएंगे कि आपका जो दोस्त है वो मोटा है, पतला है, उसके बाल लंबे हैं या छोटे हैं, स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, ठीक है, उसका जो स्किन टोन है वो किस तरह से है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो इसी तरह से हम जो भी प्लांट्स हैं उसमें हम देख के बताते हैं कि इसकी हाइट कैसी है। ओके, ट्री है, शब है, हब है। ओके, प्लस हम देखते हैं कि इसके जो स्टेम्स है वो किस तरह से हैं, लीव्स किस तरह से हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, किस तरह के फ्रूट्स इनमें प्रेजेंट है, सीड्स इनमें प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाता है, मोर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम ये जो एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके हम मोर्फोलॉजी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, in chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on the morphological and other characteristics। तो चैप्टर 2 एंड 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा
और वहां पर हमने मोर्फोलॉजी के अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पे कंसिडर किया था। ठीक है, जैसे कि गैमिटोफाइट हो गया, ठीक है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीजों को हमने वहां पे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया था, कंसिडर किया था। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी अदर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। ओके, तो किसी भी सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी हायर प्लांट के लिए हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हो, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स को समझने की क्या होती है, जरूरत होती है। ओके, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये भी जानने की जरूरत होती है कि वहां पे पॉसिबल वेरिएशंस क्या है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए कांटों में बदल जाती हैं, थ्रॉन्स में बदल जाती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से जो स्टेम्स होते हैं वो भी इसी तरह से थ्रॉन कांटों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट है वो ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट है, वो जीरोफाइट है, वहां पे पानी की कमी है, तो वो क्या कर लेता है, अपने लीव्स को फ्लैशी कर लेगा, मोटा कर लेगा, जिससे कि वहां पे उनका जो वाटर लॉस है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एडेप्टेशंस कहलाती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा लिखा है एडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटाट। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन जैसे कि लीफ या स्टेम जो है थ्रॉन में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड सेकेंड, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना। तो जैसे आप क्यूकम्बर का प्लांट देखे होंगे या पंपकिन का प्लांट देखे होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नार वाले प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, नार। तो वो क्या होते हैं, अगर आप उनको इस तरह से सॉइल में क्या करें, आप उसको सॉइल में आप उसको उगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बहुत सारी सूखी लकड़ियां भी क्या करते हैं, वहां पे आप रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये क्या करती हैं, क्लाइंब करती हैं। ये पूरी इस तरह से ये जो सूखी ट्री है इस पर चढ़ जाएगी, ठीक है, क्लाइंब करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे इनके पास टेंड्रिल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली फूड स्टोरेज की बात हो रही है। तो ये जो प्लांट पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ये क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी एडेप्टेशंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ यू पुल आउट एनी वीड you will see that all of them have roots, stems and leaves। ठीक है, अगर आप किसी वीड को किसी हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अगर आप उसको जड़ से उसको बाहर निकालेंगे जमीन से, तो आपको वहां पे रूट देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा एंड लीव्स देखने को मिलेंगे। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और उनके पास आपको फ्लावर्स या फ्रूट्स दोनों भी आपको देखने को मिल सकते हैं। The underground part of the flowering plant is the root system. The portion above the ground forms the shoot system. Okay. तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी आपको अबव द ग्राउंड दिखता है, अबव द ग्राउंड मतलब जैसे ये क्या है, इस इमेज में फिगर 5.1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये क्या है, ये सॉइल लाइन है, मान के चलिए इधर पूरा क्या है, सॉइल है। तो इसके ऊपर अबव द ग्राउंड जो भी आपको पार्ट दिख रहे हैं वो किस में कंसिडर आ जाते हैं, शूट सिस्टम में। किस में आ जाते हैं, वो शूट सिस्टम में। ओके, और प्लांट्स का जो भी पार्ट अंडरग्राउंड है, ठीक है, सॉइल के नीचे है, वो क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। ओके, तो अब ये जो शूट सिस्टम है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। शूट सिस्टम में आपको स्टेम देखने को मिलेगा, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पर, शूट सिस्टम में। रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम में आपको मेनली प्राइमरी रूट देखने को मिलेगा, जो कि मेन रूट होता है। फिर उसके बाद आपको वहां पे सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो फिगर 5.1 है, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं। शूट सिस्टम में
आपको यहाँ पे सबसे पहले बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे ये जो लीफ है उसके एक्साइल में, इसको क्या कहते हैं, एक्साइल रीजन। तो यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे ये जो लीव्स हैं एंड दिस स्टेम एंड देन फ्रूट एंड फ्लावर, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको नोड एंड इंटर नोड भी देखने को मिलते हैं। तो नोड ऐसा रीजन होता है जहां से लीफ क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये नोड है, ये भी नोड है, ओके, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो जहां से भी लीफ जो है ओरिजिनेट हो रही है, निकली हुई आपको दिख रही है, वो कौन सा रीजन होता है, नोड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये क्या है, एक सीड है। क्या है, एक सीड। और सीड क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। अब हम देखते हैं कि इस सीड में कौन कौन से पार्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बेसिकली किस पे फोकस करना है, प्लूम्यूल पे एंड रेडिकल एंड कॉटिलिडन। अभी के लिए आपको बस ये तीनों पे फोकस करना है। फिर उसके बाद हम जब ये सीड वाला पार्ट आएगा तो हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लूम्यूल है, तो ये जो एम्ब्रियो ऑफ सीड जो होता है, सीड क्या है, एक एम्ब्रियो ही तो है। तो ये जो एम्ब्रियो ऑफ सीड है उसमें आपको प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। तो ये जो प्लूम्यूल है उसमें आपको शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है। मेरिस्टम क्या है, एक टाइप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो हमेशा क्या करते रहती है, डिवाइड ही होते रहती है। ये जो मेरिस्टम है, ये क्या है, टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहती हैं। अभी के लिए बस इतना जानिए। तो ये जो प्लूम्यूल है, ये पूरे के पूरे क्या करती हैं, शूट सिस्टम को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। कौन, प्लूम्यूल। तो शूट सिस्टम किससे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है, किसके, सीड के। अब बात आता है किसका, रेडिकल। तो ये जो रेडिकल है, यहाँ पर आपको रूट एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलेगा। रूट एपिकल मेरिस्टम में जो भी सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, रूट, जो रूट सिस्टम है उसके सेल्स बनाएंगे। तो ये जो रेडिकल है वो किसको डेवलप करता है, पूरा का पूरा रूट सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इतना आपको जरूर याद होना चाहिए कि प्लूम्यूल से आपको शूट सिस्टम जो है डेवलप होता है एंड रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो शूट सिस्टम है ये प्लूम्यूल से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, और जो रूट सिस्टम है ये रेडिकल से डेवलप हुआ है। So that is the very basic thing that you should know. Okay, चलिए। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं एम्ब्रियो ऑफ सीड, तो यहाँ पे आपको रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन देखने को मिलता है, ठीक है। रेडिकल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पोजीशन लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, तो ये जो सीड है, ठीक है, तो ये जो बड़ा सा जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये कॉटिलिडन होता है। क्या होता है, कॉटिलिडन। अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडिकल देखने को मिलेगा। ओके, फर्स्ट रूट ऑफ द प्लांट इज प्राइमरी रूट गिव राइज टू द रूट सिस्टम। तो ये जो रेडिकल है, जब ये इस तरह से क्या हो जाता है, हम जमीन में उसको करते हैं, तो वो क्या करता है, अंकुरित होता है, आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको ये जो रेडिकल है, रेडिकल से आपको फर्स्ट प्राइमरी रूट सिस्टम, ओके, प्राइमरी रूट वहां पे क्या होता है, डेवलप होता है, और फिर उसके बाद वहां पे रूट सिस्टम क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, अब अगर हम प्लूम्यूल की बात करें तो अपर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो अपर एंड में, ठीक है, एपिकल अपर एंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है, फर्स्ट शूट ऑफ द प्लांट स्टेम एंड लीव्स गिव राइज टू द शूट सिस्टम। ओके, नाउ कॉटिलिडन की अगर हम बात करें, अटैच टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो इससे ये जो कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, स्टोर और एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। तो कॉटिलिडन का यहाँ पे काम क्या है, फूड को स्टोर करके रखता है, किसके लिए, जब प्लांट्स इस तरह से ग्रो होते हैं ना, ठीक है, जब ये जो सीड है, जब ये न्यू प्लांट्स में बड़ा हो रहा होता है, तो तब के लिए क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। और कई केस में ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोनोकॉट्स में आपको एक कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स में दो दो कॉटिलिडन। ओके,
तो यहाँ पर मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि यहाँ पे ये जो प्लूम्यूल है वो पूरे शूट सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है, रेडिकल जो है रूट सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पर आपको इतने पूरे स्लाइड से बस ये 2 पॉइंट क्या करना है, याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रूट इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट। तो डाइकोटिलिडनस का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो सीड था, तो ये जो कोटिलिडन है, जैसे आपने उसको देखा होगा, पीस को या फिर चिकपी, ठीक है, जिसको हम चना कहते हैं, तो उसमें आपको 2 कोटिलिडन, आप उसको उसके बीज को, उसके सीड को जब इस तरह से तोड़ेंगे ना, तो उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, कोटिलिडन होता है। तो डाइकोटिलिडन का मतलब ये जो कोटिलिडन है, ये 2 कोटिलिडन वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट कहते हैं। The direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. Okay, तो यहाँ पे जो भी डाइकोटिलेडनस प्लांट है, तो उनमें वो जो रेडिकल है, वो डायरेक्ट किसमें ग्रो हो रहा है, प्राइमरी रूट में। डायरेक्ट किसमें ग्रो हो रहा है, प्राइमरी रूट में ग्रो हो रहा है, इनसाइड द सॉइल। ओके, it bears lateral roots of several orders that refer to as secondary, tertiary, etc. roots. तो ये जो प्राइमरी रूट है, इनके पास ये जो है, इसमें जो है लेटरल रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स कहते हैं। ओके, चलिए, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो ये जो प्राइमरी रूट्स हैं और इसके जो लेटरल रूट्स हैं, जिसको हम इसके ब्रांचेस बोल रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, पूरा का पूरा एक टैप रूट सिस्टम बनाता है, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम आपको जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगा, डाइकोट्स, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो टैप रूट सिस्टम का जो ओरिजिन है, वो डायरेक्टली कहाँ से हो रहा है, रेडिकल से हो रहा है, ठीक है, रेडिकल ऑफ द सीड। एंड ये जो प्राइमरी रूट जो बनेगा, ठीक है, रेडिकल से ये जो डायरेक्टली प्राइमरी रूट बन रहा है, वो कैसा है, वो परसिस्ट होगा। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला, हमेशा प्रेजेंट रहने वाले को हम क्या कहते हैं, परसिस्ट कहते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी रूट को हम क्या कहेंगे, मेन एक्सिस कहेंगे, या फिर हम यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मेन रूट कहेंगे। ओके, एंड इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, ये सॉइल में डीप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। गिव राइज टू द लेटरल रूट, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स क्या है। तो पहले मान लो ये क्या हो गया, अच्छा चलो इसी में समझते हैं। तो ये क्या हो गया, मेन रूट हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से ये जो है, ये क्या हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो गई, ये क्या हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो गई। अब ये सेकेंडरी रूट्स के जो लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे ना, ये जो सेकेंडरी रूट्स के जो ब्रांचेस निकले हैं, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टर्शियरी रूट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, तो ये जो मेन रूट है या प्राइमरी रूट है, ठीक है, तो ये जो मोटा सा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रूट या मेन रूट। अब यहाँ से लेटरल ब्रांचेस निकली, ये सारी, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स। अब ये जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं, इससे और ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी रूट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो टैप रूट सिस्टम के बारे में आपको इतनी सारी चीजें क्या करनी है, याद करनी है। एंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये कैसे होते हैं, डीप रूटेड होते हैं, ये डीप सॉइल तक क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ओके, these roots originate from the base of the stem and continues the fibrous root system. ओके, तो यहाँ पे दूसरे दूसरे टाइप का रूट क्या है, यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम आपको जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें, तो डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, बेस ऑफ द स्टेम। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, रेडिकल डाइज अर्ली, रूट रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि मोनोकॉट्स प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है,
स्टार्टिंग में तो वहां पे प्राइमरी रूट जो है प्रेजेंट होता है, जो कि रेडिकल से प्राइमरी रूट डेवलप होता है, ठीक है। तो प्राइमरी रूट वहां पे प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। और वो जो रेडिकल है या वो जो प्राइमरी रूट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या डाई, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो अब ये जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाता है किससे, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। ये जो प्राइमरी रूट्स है वो लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है, और वो रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बेस ऑफ द स्टेम से। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम बेस ऑफ द स्टेम से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइब्रस का मतलब फाइबर्स लाइक होंगे और एकदम गुच्छे जैसे होंगे। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें, क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स गुच्छा, थिन होंगे, थ्रेड लाइक रूट्स होंगे, एंड अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, स्टेम बेस। नो डिस्टिंक्ट मेन रूट, ऑल रूट्स आर सिमिलर इन साइज। तो यहाँ पे कोई मेन रूट आपको देखने को मिलेगा क्या, नहीं, कोई भी मेन रूट नहीं होगा। एंड सारे के सारे रूट सिमिलर साइज के होंगे, शेप के होंगे, ठीक है, क्लस्टर्ड फॉर्म में होंगे, थिन एंड थ्रेड लाइक होंगे। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की अगर हम बात करें, शैलो रूटेड होते हैं, स्प्रेड्स वाइडली इन सॉइल। तो ये कैसे होते हैं, शैलो रूटेड मतलब बहुत ज्यादा जमीन डीपली सॉइल के अंदर ये ग्रो नहीं करते हैं, और ये सॉइल में बहुत अच्छे से क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, मोनोकॉट्स में। और मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल क्या है, वीट, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, वीट। ओके, now in some plants like grass, monstera and banyan tree, roots arises from parts of the plants other than the radicle. तो यहाँ पे 3 प्लांट्स नेम दिए गए हैं, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। तो यहाँ पे रेडिकल को छोड़ करके किसी भी प्लांट के पार्ट से क्या हो जा रहा है, रूट का डेवलपमेंट हो जा रहा है, या रूट जो है अराइज हो रहा है। ओके, तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम ओरिजिन की बात करें, फ्रॉम स्टेम नोड्स, इंटर नोड्स और लीव्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स आपको स्टेम नोड से भी आपको ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे हैं, इंटर नोड से भी, एंड इवन लीव से भी। ओके, तो यहाँ पे रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के कोई भी पार्ट से अगर आपको रूट्स अराइज होते हुए दिख रहे हैं, तो वो कैसा रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स है। ओके, कॉमन इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। ओके, चलिए, तो ये जो बेनियन ट्री है ना, इसमें आपको 2 तरह के रूट्स देखने को मिलेंगे। एक तो वो रूट जो डीप इन द सॉइल होगा, और एक एक रूट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होता है, प्रॉप रूट, ठीक है, जो कि एडवेंटिशियस रूट्स का क्या होता है, टाइप होता है। ओके, और ये जो है, ये जो प्रॉप रूट है, ये बेनियन ट्री के जो ब्रांचेस होती हैं उससे आपको नीचे गिरते हुए दिखते हैं। तो ये किसके लिए होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The main functions of the root system are absorption of water. तो रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है या मिनरल प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। तो एंकरेज का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो भी शूट सिस्टम है उसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको 3 से 4 आपको फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं रूट्स के। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज मीन्स प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर प्लांट पार्ट्स को। ओके, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है ये जो रूट्स है इस रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कैरेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, टर्निप का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसको हम क्या करते हैं, वो रूट्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ये एक फंक्शन हो गया। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जैसे हम में हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं।
ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट हार्मोन्स को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल लेकर के आई हूँ, रूट सिस्टम कंपैरिजन। तो यहाँ पे ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेप्थ, कॉमन कॉमन क्या है इसमें आपको देखने को मिलता है, इनके फंक्शंस। तो टैप रूट सिस्टम की बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। ओके, फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो ये डेवलप होते हैं स्टेम बेस से। तो जैसे ये क्या है, सॉइल लाइन है, यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, वो वहां पे बड़ा होगा, ये लीव्स हैं, तो यहाँ पे अगर ये प्राइमरी रूट है तो वो क्या हो जाएगा, डाई, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर ये रिप्लेस हो जाएगा बहुत सारे थिन रूट से, ठीक है, क्लस्टर ऑफ रूट से ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टेम बेस हो गया। ये क्या हो गया, स्टेम बेस। तो स्टेम बेस पर ही ये बहुत सारे जो क्लस्टर ऑफ रूट्स है वो क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो ये डेवलप होंगे फ्रॉम दी पार्ट्स अदर देन रेडिकल, जैसे कि स्टेम, लीव्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मेन प्राइमरी रूट प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद उसमें लेटरल ब्रांचेस जिसको हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स कह रहे हैं। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सिमिलर साइज रूट्स एंड नो मेन रूट, ठीक है, कोई भी मेन रूट प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि टैप रूट सिस्टम में आपको एक मेन रूट देखने को मिल रहा है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम बात करें, रूट्स अराइजेस इरेगुलरली, मे बी सिंगल और क्लस्टर। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं तो ये क्या होते हैं, ये तो सिंगल्स भी आपको देखने को मिलेंगे या तो फिर ये क्लस्टर्ड फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। डेप्थ की अगर हम बात करें तो टैप रूट्स डीप रूटेड होते हैं, फाइब्रस रूट्स शैलो एंड स्प्रेडिंग होते हैं, सॉइल में पूरी तरीके से फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रास को ही देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे शैलो एंड डीप दोनों देखने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन दी मॉडिफिकेशन। ओके, कॉमन इन डाइकॉट्स फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, पी एंड मैंगो। ओके, फाइब्रस रूट्स आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे, व्हीट, राइस, मेज, ग्रास। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट है ये आपको बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल बेनियन, सॉरी, मेज और ऑर्किड एंड कस्कुटा। फंक्शंस की बात करें, टैप रूट सिस्टम को आपको एंकरेज के लिए, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, स्टोरेज में एग्जांपल दिया गया है कैरेट एंड रेडिश, ठीक है, तो कैरेट एंड रेडिश जो है रूट है जो कि वहां पे आपको फूड रिजर्व, फूड स्टोरेज का फंक्शन वहां पे करता है। ओके, फाइब्रस रूट का फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस वाटर, सॉइल बाइंडिंग एंड प्रिवेंट्स इरोजन। तो यहाँ पे ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरे सॉइल में क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो ये सॉइल को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। फिर वहां पे अगर कभी भी अगर बहुत ज्यादा पानी वहां पे बह रहा है तो वो मिट्टी को बहने से क्या करेगा, रोकेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, अगर हम एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम बात करें उनके फंक्शंस की, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला तो स्टोरेज, तो वो डहलिया में आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल सपोर्ट बेनियन एंड मेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें, राइजोफोरा, एंड फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको ट्रापा में देखने को मिलेगा, एंड पैरासिटिज्म कस्कुटा। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो कर रहे हैं। तो ये रूट्स कैसे हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। ओके, चलिए, तो टाइप्स ऑफ रूट्स में हमने टैप रूट देखा, तो यहाँ पे फिगर 5.2 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। तो ए जो है ये क्या है, ये टैप रूट सिस्टम है। ओके, बी जो है फाइब्रस रूट सिस्टम है, एंड सी जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टेम है, ये लीव्स है। तो यहाँ पे स्टेम से क्या हुआ है, स्टेम से ये जो रूट्स हैं वो अराइज हुए हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, रेडिकल को छोड़ करके अदर प्लांट पार्ट्स से ये जो रूट्स है वो क्या होंगी, अराइज होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट हो जाता है। तो आपको ये इमेज के साथ आपको याद रखना है कि ये कौन सा रूट है, ये कौन सा रूट है और ये कौन सा रूट है। ओके, एंड एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है या मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है,
तो ये सारी चीजें पहले एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिटेल से दी गई हुई थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोरोना, आफ्टर द पेंडेमिक, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, जिससे कि ये सारी चीजें एनसीईआरटी से क्या कर दी गई, निकाल दी गई। ओके, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं? नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज दूंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए ना आए। एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 11 एंड क्लास 12। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। अब ये एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, तो इनसे क्वेश्चन आना मतलब मुश्किल है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी हम इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्यों? फॉर द नॉलेज। ओके, हमें कभी भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज में आपको टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट्स देखने को मिलेंगे। तो टैप रूट में जो कैरेट एंड टर्निप है, तो यहाँ पे आपको ये क्या देखने को मिलेगा, फूड स्टोरेज। तो कैरेट में अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो आपको ये जो पार्ट दिख रहे हैं ऑरेंज, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी रूट कह लें या मेन रूट कह लें। फिर आपको इस तरह से यहाँ पे लेटरल रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एडवेंटेशियस रूट्स में आपको स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस, ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये जो एडवेंटेशियस रूट्स हैं, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस, तो ये भी कैसे होते हैं, हम इनको खाते हैं। ओके, तो ये जो स्वीट पोटैटोज हैं, ये आपको रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हुए होंगे। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट देखने को मिलते हैं, और ये कौन से रूट के मॉडिफिकेशंस होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में शॉर्ट में एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉप रूट, जब आप बैंनियन ट्री को देखते हैं तो उनके जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, वहां से आपको इस तरह से रूट क्या फॉल होती हुई दिखती हैं। ठीक है, और ये जो रूट्स हैं ये जमीन में आकर के ये पूरी इस तरह से क्या हो जाती है, वहां पे जम जाती हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बैंनियन ट्री है तो ये बहुत बड़ा होता है, तो ये सारी जो रूट्स हैं वो नीचे इसीलिए आती हैं ताकि ये पूरे एक बड़ी सी ट्री को, पेड़ को क्या कर सके, सपोर्ट दे सके। तो यहाँ पर ये किसके लिए होती है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो बैंनियन ट्री में जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एडवेंटेशियस रूट ट्रांसफॉर्म होते हैं उनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। और मेज एंड शुगर केन, ठीक है, मेज एंड शुगर केन में यहाँ पर भी ये जो स्टिल्ट रूट होते हैं, क्या होते हैं, स्टिल्ट रूट होते हैं। ये भी क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे और ये जो स्टिल्ट रूट है ये आपको, ये जो नोड्स होते हैं ना मेज एंड शुगर केन में, तो वहां से वो आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है एडवेंटेशियस रूट्स का। ओके, तो रेस्पिरेशन में आपको निमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं, ये आपको जनरली राइजोफोरा या फिर आप कह लें मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये जो निमेटोफोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्पेशल एरियल रूट्स होते हैं दैट ग्रो अपवर्ड निगेटिवली जियोट्रॉपिक फ्रॉम अंडरग्राउंड रूट्स। ओके, तो यहाँ पे निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो आपको जो मार्शी एरियाज होते हैं, मार्शी एरिया कह लें या जो दलदली जो एरिया होता है, उस उस एरिया में जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। दलदली एरिया का मतलब क्या है, वो जो सॉइल है उसमें वाटर क्या है, बहुत ज्यादा है, और एयर के लिए स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ओके, और हमें पता है कि रूट्स को, प्लांट्स को अगर अच्छे से बड़ा होना है तो उनके लिए वहां पे सॉइल के अंदर भी एरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हमारे यहाँ जो भी गमला होता है उसके नीचे अगर आप देखें तो आपको वहां पे होल देखने को मिलता है। क्यों? अगर हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं अपने गमले में, तो जो एक्सेस वाटर है वो इस होल के थ्रू क्या हो जाए, इस होल के थ्रू वो बाहर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे वाटर हो जाएगा मिट्टी में, तो वो जो प्लांट्स है, वो जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे
मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सॉइल के अंदर एरेशन भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं या मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं वो इस तरह से पूरे जमीन में तो फैले हुए होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और उनके इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, पोर्स देखने को मिलते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाता है, न्यूमेटोफोर्स हो जाते हैं। और ये भी किसका एडवेंटेशियस रूट्स का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज, consider the following statements. Taproot system develops from the radicle. Yes, that is true. Fibrous root system is common in dicot plants. तो fibrous root system तो monocot में common था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे wrong हो जाएगा। Statement 3, adventitious roots arises from parts of the plant other than radicle. तो radicle के अलावा ये other parts of the plant से अराइज होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्रॉप रूट्स इन banyan ट्री आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट्स, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट में आपको वन थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, वन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, assertion and reason. In maize and sugarcane, stilt roots provide mechanical support. Yes, that is true. Reason, stilt roots are modification of fibrous roots. तो ये जो stilt root थे, ये तो adventitious roots के modifications थे, तो ये क्या हो जाएगा, wrong. Option A, both assertion and reason are true. No, that is wrong. Both assertion and reason are true. That is also wrong. Option C, A is true but R is false. तो option C यहाँ पे क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं रीजन्स ऑफ रूट। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रूट कैप। ओके, फिगर 5.3। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वेज थ्रू द सॉइल। ओके, तो यहाँ पे जब आप रूट्स के सबसे लास्ट रीजन को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रीजन थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। ये जो रूट कैप है, ये कवर्स द रूट एट द एपेक्स। तो ये जो रूट कैप है, ये एक्चुअली जो रूट का जो सबसे एंडिंग पार्ट है, उसको क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स व्हाइल द पुशिंग थ्रू सॉइल। तो ये क्या करता है, जो रूट का जो लास्ट का जो टेंडर एपेक्स होता है, जिससे जब रूट्स का जो लेंथ बढ़ता है डीप सॉइल में जब वो जाता है, तो ये जो रूट कैप क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, और किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, इट सिक्रीट्स म्यूसिलेज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। ये म्यूसिलेज सिक्रीट करता है ताकि सॉइल के अंदर एक स्मूथ मूवमेंट मिले, और जो भी रूट होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रूट कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled, and dense protoplasm. They divide rapidly. Okay. Now, अब यहाँ पे रूट कैप के ऊपर, ठीक है, ये जो रूट कैप है, इसके जस्ट फ्यू मिलीमीटर अबव अबव आपको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर आप कह लें मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलता है। तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये जस्ट अबव द रूट कैप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या कहते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक जो जोन है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कंटिन्यूअसली क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, और अपना नंबर क्या करती रहती हैं, इंक्रीज करते रहती हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, ये अपना नंबर क्या करेगी, नंबर इंक्रीज करेगी, तभी तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ डीप रूटेड में क्या होगा, ये फ्रूट का साइज क्या होगा, ग्रो होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ के सेल्स जो हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स हैं, अगर आप इन सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो ये सेल्स बहुत स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड, मतलब इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो बहुत पतली होती है, और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके,
The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called the region of elongation. तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर आपको रीजन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं वो क्या होती हैं, इलोंगेट होती हैं। इलोंगेट मतलब क्या होता है, लंबा, ठीक है, लेंथ में बड़ा, और यहाँ पे इनलार्ज होती हैं। और इन सब की वजह से एज अ रिजल्ट आपकी जो रूट लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन क्यों है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो भी सेल्स बनी है, ठीक है, वो क्या होंगी, यहाँ पे इलोंगेट होंगी एंड इनलार्ज होंगी। और इसी की वजह से यहाँ पे एज अ रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो रूट है उसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इट इज प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। तो अभी हम प्रॉक्सिमल को नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, पहले हम अदर पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. तो रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, इसमें जो रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स थी वो कैसी होती हैं, मैच्योर होती हैं। क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं और फंक्शन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन को हम सेल डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएशन जोन भी कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन जोन का मतलब वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स होंगी जो कि डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर होंगी किसी एक काम को करने के लिए। ओके, चलिए, सेल डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जांपल, रूट हेयर्स develops here. Okay, absorption of water and minerals. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट होती हैं, मैच्योर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रूट हेयर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और रूट हेयर्स क्या होती हैं, सिंगल सेल होती हैं। और ये जो रूट हेयर्स हैं, इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो इसको हम समझेंगे, पहले हम देखते हैं रूट हेयर्स के बारे में। From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. तो रूट हेयर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, इपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है। इपिडर्मल सेल्स ही कैसी होती हैं, डेलिकेट एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी ये क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसी होती हैं, फाइन मतलब बहुत पतले एंड डेलिकेट एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कौन, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स एक्चुअली क्या होती हैं, इपिडर्मल सेल्स होती हैं। ओके, इपिडर्मल सेल्स यूजुअली जो बॉडी होता है ना, प्लांट बॉडी, तो उसके सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया कि सबसे पहले आपको, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सबसे पहले आपको रूट कैप रीजन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन, एंड देन इलोंगेशन, एंड देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहां पे रूट हेयर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या होता है, डिस्टल का मतलब होता है मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एंड प्रॉक्सिमल का मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यहाँ पे प्लांट के केस में हम देखें तो सॉइल लाइन क्या होता है, ओरिजिन होता है। सॉइल लाइन को मैं ओरिजिन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम किसी भी सीड को क्या करते हैं, सॉइल में यहाँ पर क्या करते हैं, सॉइल में हम अंदर उसको डालते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल इस सॉइल लाइन को, या फिर आप यहाँ पे ये जो स्टेम होता है ना, अम, उसको आप कह सकते हैं, या इस रीजन को, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका ओरिजिन वाला पार्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान, तो अगर आप ये जो सॉइल लाइन है जिसको मैं ओरिजिन कह रही हूँ, यहां से अगर आप दूर जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, डिस्टल पार्ट कहूंगी। इसको मैं क्या कहूंगी, डिस्टल पार्ट। लेकिन आप इधर अगर इसके पास आएंगी तो मैं इसको क्या कहूंगी, प्रॉक्सिमल कहूंगी, ठीक है। ये तो वो हुई ऊपर की बात। अगर आप नीचे में भी इस सॉइल लाइन के अगर आप दूर जाएंगी तो मैं इसको क्या कहूंगी, डिस्टल कहूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पास जाएंगे तो मैं इसको क्या कहूंगी, प्रॉक्सिमल कहूंगी। इतना समझ में आया, ठीक है।
तो ये जो क्या है, ये यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल लाइन है, या फिर आप इसको क्या मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए। तो यहाँ पे ये जो रूट्स हैं, उनमें ये जो रूट कैप है, तो ये क्या है, ये जो ओरिजिन है इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो रूट कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा। डिस्टल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, डिस्टल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, डिस्टल टू रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ओके, नाउ ये जो रूट हेयर जोन मतलब जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, ये जो सॉइल लाइन है, ओरिजिन है, इसके सबसे करीब में, ठीक है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। तो इसीलिए हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड कह रहे हैं। ओके, तो रूट कैप यहाँ पे डिस्टल एंड हो जाएगा, एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो अगर हम रूट कैप की बात करें तो टिप मोस्ट, ठीक है, इट इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या है, डिस्टल है, जितने भी पार्ट्स ऑफ रूट्स हैं उससे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जोन की बात करें तो जस्ट अबव द रूट कैप। ओके, डिस्टल टू इलोंगेशन जोन एंड प्रॉक्सिमल टू रूट कैप। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये क्या है, डिस्टल टू इलोंगेशन जोन। डिस्टल टू इलोंगेशन जोन का मतलब क्या है, अगर आप इसके सॉइल लाइन को देखें, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो है वो ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। ये जो सॉइल लाइन है, इससे ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये ज्यादा दूरी पर स्थित है एज कंपेयर टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये कैसा है, डिस्टल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, बट प्रॉक्सिमल टू रूट कैप। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू रूट कैप का मतलब ये जो है, ये जो सॉइल लाइन है, उससे ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो ज्यादा पास है एज कंपेयर टू रूट कैप। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इलोंगेशन जोन की बात करें तो ये अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है, और ये प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। प्रॉक्सिमल, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये कैसा है, प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक, मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन के मुकाबले ये क्या है, प्रॉक्सिमल है, ये ज्यादा पास है इस सॉइल लाइन के। ओके, एंड डिस्टल टू मैच्योरेशन। डिस्टल टू मैच्योरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कि ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये दूर है सॉइल लाइन से, किसके कंपैरिजन में, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिस्टल टू मैच्योरेशन। लेकिन ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये कैसा है, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, नाउ मैच्योरेशन जोन की अगर हम बात करें तो ये अपर मोस्ट रीजन है, एंड प्रॉक्सिमल मोस्ट रीजन एंड टुवर्ड्स दी शूट अगर हम कह सकते हैं। तो ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये सबसे पास में, सॉइल लाइन के सबसे नियर में अब ये क्या है, प्रेजेंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल थिंग। तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, दूर जाना को क्या कहते हैं, डिस्टल, ठीक है। एंड टुवर्ड्स दी ओरिजिन आना को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। तो ये सारी चीजें फिर से एनिमल फिजियोलॉजी में एक बार फिर से आएंगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, consider the following statement about root regions. Okay, root hairs arises from the region of elongation. No, that is wrong. Root cap protects the root apex during penetration into the soil. So that is the true. ठीक है, root cap जो root apex होता है, सबसे टिप मोस्ट होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। The region of cell division lies just above the root cap. तो जो सेल डिवीजन जो रीजन है, ये रूट कैप के ऊपर ही क्या करता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। द रीजन ऑफ मैच्योरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दैट इज ट्रू, क्योंकि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स प्रेजेंट मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 रॉन्ग। ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट आर ट्रू, यस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन, इन रूट द रीजन ऑफ मैच्योरेशन लाइज distal to root cap, distal to meristematic zone, proximal to elongation zone and distal to root shoot apex। तो आपको नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ओके, आप बहुत सारे रीजन्स को पढ़ के जाएंगे कि ये इसके बाद आता है, ये इसके बाद आता है, लेकिन वो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के रूप में आपको क्या करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो
रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन मतलब वो क्या है, टॉप मोस्ट है, ठीक है। तो ये कैसा है, डिस्टल टू रूट कैप, डिस्टल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। तो डिस्टल टू मेरिस्टेमेटिक जोन तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, नो, दैट इज रॉन्ग। डिस्टल टू शूट एपेक्स, ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये इस तरह से क्या है, यहाँ पे रूट है मान के चलो, और इधर यहाँ पे क्या है, लीफ है, और ये शूट एपेक्स, शूट एपेक्स का मतलब शूट का जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, शूट एपेक्स। और इधर ये क्या है, रूट एपेक्स, रूट एपेक्स, और ये क्या हो जाएगा, शूट एपेक्स, ओके। तो यहाँ पे अब मैच्यूरेशन, जोन ऑफ मैच्यूरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये क्या है, जोन ऑफ मैच्यूरेशन है। तो हम देखते हैं कि क्या ये डिस्टल टू शूट एपेक्स है क्या, ये जो जोन ऑफ मैच्यूरेशन है, ये डिस्टल टू शूट एपेक्स है क्या, नहीं। ये जो शूट एपेक्स है उसके तो ये क्या है, फिर भी करीब है, पास में है। लेकिन क्या ये डिस्टल टू रूट कैप है क्या, ये जो मैच्यूरेशन है, यस। ये जो रूट एपेक्स है, यहाँ पे रूट कैप को यहाँ पे क्या माना गया है, एक तरह से आप मेन एक्सिस माना गया है। तो ये जो मैच्यूरेशन जो जोन है, ये क्या है, रूट एपेक्स से दूर है। रूट एपेक्स से दूर का मतलब ये क्या हो गया, डिस्टल टू रूट कैप। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि ऐसे कौन से फीचर हैं जो स्टेम एंड रूट को अलग अलग करते हैं। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट, ठीक है, असेंडिंग पार्ट मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम स्टेम कहते हैं। is ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and roots, fruits. Okay. तो स्टेम एक असेंडिंग पार्ट होता है जिसमें आपको ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। ओके, तो ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की है कि ये जो शूट पार्ट है, शूट सिस्टम है, वो कहाँ से डेवलप होता है, प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। नाउ द स्टेम बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स। तो स्टेम में आपको नोट्स एंड इंटरनोट्स देखने को मिलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोट्स। तो ऐसा रीजन जहाँ पे स्टेम का ऐसा रीजन जहाँ पे लीव्स क्या होती हैं, बोर्न होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं। वाइल इंटरनोट्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोट्स, जबकि इंटरनोट्स क्या होते हैं, पोर्शन बिटवीन टू नोट्स। नाउ ये जो स्टेम है असेंडिंग पार्ट है। प्रीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से स्टेम क्या होता है, ओरिजिनेट होता है या डेवलप होता है। यंग स्टेम कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ओके। मैच्योर स्टेम जो है वुडी एंड डार्क होता है। जहां से लीव्स बॉर्न होती हैं, वेयर लीव्स आर बॉर्न, उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। इंटरनोड्स क्या होती हैं, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लीव्स दिख रही है, तो स्टेम का वो पार्ट जहां पे क्या हो, लीव्स बॉर्न हो, लीव्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। तो ये भी, ये वाला रीजन भी क्या हो जाएगा, नोड्स कहलाएगा, ठीक है। अब ये नोड 1 एंड नोड 2 के बीच का जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेम है, इनमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे ये दो तरह की होती हैं, टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नाउ ये जो टर्मिनल बर्ड बर्ड है, ये ग्रोथ इन हाइट एंड इट हेल्प्स इन एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो जैसे ये प्लांट है, तो ये ऐसे ऐसे पूरे किसमें बढ़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। तो जो टर्मिनल बर्ड होती है, वो हाइट में ग्रोथ करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो टर्मिनल बर्ड जो है, ये जो आपको सबसे टॉप मोस्ट ऑफ द जो पोजीशन होगा ना प्लांट में, वो वहां वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इमेज है, यहाँ पर आपको टर्मिनल बर्ड देखने को मिल रहा है। नाउ एक्सिलरी बर्ड की बात करें, ग्रोथ इन ब्रांचिंग थ्रोन्स टेंड्रिल्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है, तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है, जैसे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लीव्स ये अटैच होगा, और ये क्या होगा, स्टेम होगा। तो ये जो नोडल रीजन है,
यहाँ पर आपको ये एक्सिलरी बर्ड जो है आपको देखने को मिलेगी, और ये जो एक्सिलरी बर्ड जो है ब्रांचिंग में डेवलप होगी। ठीक है, ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो ब्रांचेस बना सकती है, वो कांटे बना सकती है, टेंड्रिल्स में डेवलप हो सकती है, एंड यही जो एक्सिलरी बर्ड्स है वो किस में डेवलप होती हैं, फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ टर्मिनल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड में यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस। तो ये जो टर्मिनल बर्ड है ये आपको टिप ऑन द स्टेम और ब्रांचेस में आपको देखने को मिलेगा। Axillary bird arises in the exile of a leaf between leaf and stem। ठीक है, तो exile of leaf, तो ये जो पोर्शन होता है ना इसको हम exile of leaf कहते हैं, जो कि between the leaf and between the stem ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टर्मिनल बर्ड की अगर हम बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ। तो प्राइमरी ग्रोथ तो क्या होता है, लंबाई में ही क्या होता है, लेंथ में ही ग्रो होता है, तो उसी को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो टर्मिनल बर्ड जो है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो एक्सिलरी बर्ड है डेवलप्स इनटू लेटरल ब्रांचेस, थ्रोन्स, टेंड्रिल्स, फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो बाकी सारे जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेस हो गए, थ्रोन्स हो गए, टेंड्रिल्स हो गए, इन्फ्लोरेसेंस और या फिर फ्लावर, तो ये सारी चीज कहाँ से अराइज होती हैं, डेवलप होती हैं, एक्सिलरी बर्ड से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेम इज जनरली green when young, later often become woody and dark brown। Okay, the main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits। तो स्टेम का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसके जो ब्रांचेस हो वो अच्छे से स्प्रेड हो, उनमें लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या हो, अच्छे से प्रेजेंट हो। इसके अलावा इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फंक्शन, कि ये जो वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये जो ब्रांचेस जो होती हैं वो लीफ तक या अदर प्लांट पार्ट्स तक क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करती हैं। ठीक है, वहां तक वो पहुंचाती हैं। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो फूड फॉर्म होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, वो कहाँ किस में प्रोड्यूस होती हैं, शुगर में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वहां पे फॉर्म होता है, या फिर आप कह लें ग्लूकोज में। ओके, तो ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के एज अ रिजल्ट जो भी वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है उसको भी ये जो स्टेम है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब अदर प्लांट पार्ट्स तक वो क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस बनेंगे तो रूट्स तक भी तो फूड को पहुंचाना क्या है, जरूरी है। तो वहां पर भी क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। ओके, फोटोसिंथेसिस समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं some stems perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation। तो यहाँ पे कुछ स्टेम होते हैं वहां पर आपको अदर फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जैसे रूट्स स्टोर फूड कर रही थी एज अ कैरेट, उसी तरह से स्टेम में भी ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट बॉडी को, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे होंगे, स्टेम अब क्या होंगे, थ्रोन्स में, कांटे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें एक ही पेरेंट की क्या होता है, जरूरत होता है। और इसी तरह से सेम ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें भी क्या होता है, एक ही पेरेंट का क्या होता है यहाँ पे, जरूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज का जो प्लांट होता है, ठीक है, तो रोज का जो प्लांट है उसका स्टेम, आप कोई भी स्टेम आप उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसको जाकर के आप सॉइल में क्या कर देंगे, वहां पे लगा देंगे। तो वो जो रोज स्टेम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रोज प्लांट बन जाएगा। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या देखेंगे, स्टेम मॉडिफिकेशन। चलिए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन एंड देन एग्जांपल्स। अगेन
ये पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लेकिन अभी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अभी एनसीईआरटी में स्टेम के बारे में सिर्फ इतना जो पोर्शन है ना, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। ओके, सो वी आर studying for the knowledge, not only for the marks. So let's understand type of modification. तो यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो हमने तो देखा था कि स्टेम जो है अबव द ग्राउंड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन है या अडेप्टेशन है अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब कि वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टोरेज ऑफ फूड, ओके, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिनेशन कहते हैं। ओके, पेरिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो यहाँ पे जो स्टोरेज ऑफ फूड है, तो पेरिनेशन का मतलब यहाँ पे जो भी स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जब कभी भी एडवर्स कंडीशन वहां पे आती है। ठीक है, तो उस टाइम वो जो भी फूड स्टोर करके रखे हैं उसको वो क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइजोम, राइजोम में कौन कौन आता है, जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना। तो ये सारे के सारे क्या है, स्टेम है, लेकिन ये कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिलो दी सॉइल, ओके, या इनसाइड दी सॉइल आप कह सकते हैं। ट्यूबर की अगर हम बात करें, ट्यूबर टाइप, तो पोटैटो, तो पोटैटो भी, पोटैटो क्या है, स्टेम है। तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज पोटैटो, स्टेम, रूट, लीफ और अदर एग्जांपल्स, तो आपको टिक क्या करना है, स्टेम में टिक करना है। तो वहां पे आपको आइज देखने को मिलती है व्हाइट व्हाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं। क्या है वो, नोट्स है। फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोलोकेशिया एंड ग्लैडियोलस का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। बल्ब की अगर हम बात करें तो अनियन एंड गार्लिक, तो ये जो अनियन एंड गार्लिक है ये क्या है, बल्ब है। तो आज आप किचन में जाइए, ठीक है, जिंजर, टर्मरिक एंड पोटैटो और अनियन एंड गार्लिक, ये सारी चीजों को देखिए और आप उसको वंडर कीजिए कि अरे ये तो स्टेम्स है, फिर भी ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है और इसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, चलिए, सब एरियल स्टेम की अगर हम बात करें, सब एरियल स्टेम, तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर स्प्रेडिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पे रनर ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, तो ये जो ग्रास होती है वो कैसी होती है, रनर टाइप की होती है, ये पूरी सॉइल में बिछ जाती हैं। स्टोलन, शक्कर एंड ऑफसेट, तो यहाँ पे ऑफसेट इंपॉर्टेंट है जिसमें ये वाटर हाइसिंथ आता है, ठीक है, या फिर पिस्टिया। नाउ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो ये एरियल स्टेम क्या करते हैं, सपोर्ट, क्लाइंबिंग एंड प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सपोर्ट मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने में हेल्प करेंगे, एंड प्रोटेक्शन मतलब ये कांटों में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स का मतलब क्या होते हैं, वो चढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये आपको कुकुम्बर, पंपकिन, ग्रेप वाइन फॉर क्लाइंबिंग, ये आपको इन सारी चीजों में देखने को मिलेगा। तो अगर आप कुकुम्बर का अगर आप प्लांट देखें तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। तो कुकुम्बर, पंपकिन, ये सारी चीजों में जब आप इसको देखते हैं तो ये किसी और किसी और बॉडी पार्ट का यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। ओके, चलिए, थ्रॉन्स की अगर हम बात करें तो बोगेनविलिया, जिसको हम कागज फूल भी कहते हैं, ठीक है, सिट्रस, नींबू। तो यहाँ पर जो जो भी आपको थ्रॉन्स देखने को मिलते हैं, कांटे जो देखने को मिलते हैं, वो किसके लिए होते हैं, फॉर डिफेंस के लिए होते हैं, और वो स्टेम होते हैं। ओके, स्टेम मॉडिफिकेशन है। फिल्लो प्लेट की अगर हम बात करें तो ये फ्लैटेंड एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम, ये आपको ओपनशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं आपके लिए ओपनशिया का क्या लेके आई हूँ, इमेज लेकर के आई हूँ। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ग्रीन ग्रीन, तो ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्लो प्लेट कहते हैं। ओके, और ये जो ओपनशिया है इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, थ्रोन्स लगे होते हैं, और ये जो कांटे हैं वो क्या होते हैं, लीफ होते हैं। ठीक है, इसको हम लीफ मॉडिफिकेशन में अभी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ओपनशिया है उसमें फिल्लो क्लेड मिलता है, जो कि फ्लैटेंड एंड फोटोसिंथेटिक स्टेम है। ये ऐसा स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, स्पेशल, ओके, क्लेडोड की अगर हम बात करें, ग्रीन स्टेम इन सिंगल इंटरनोड, एज आप एस्पैरागस में आपको ये चीज देखने को मिलती है। स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन, तो बल्बिल, अगेव, ओके, तो ये किस में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
तो ये सारी हो गई क्या, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो इसमें आपको अगर याद रखना भी है तो आप किसको याद रखें, पोटैटो, ठीक है, जो कि स्टेम ट्यूबर, और ये क्या है, रूट नहीं है, ये क्या है, स्टेम है। ओके। अनियन की हम बात करें तो ये बल्ब होते हैं, इनमें कंसेंट्रिक फ्लैशी लीफ बेसिस एंड रिड्यूस स्टेम प्रेजेंट होता है। जिंजर की बात करें तो ये राइजोम होते हैं, ओपनशिया फिलोक्लेट प्रेजेंट होता है, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजों से नीट एग्जाम में पहले जब ये सब एनसीईआरटी में था तो इन सारी चीजों से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द लीफ, the leaf is a lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears the bud it in its axil. The axillary bud later develops into a branch. Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal order. They are the most important vegetative organs of photosynthesis. तो यहाँ पर जनरली लीफ का क्या दिया गया है कैरेक्टर कि ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं। लेटरल का मतलब ये जो स्टेम है ना, इसको हम क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं, मेन एक्सिस। अब मेन एक्सिस में कुछ भी इस तरह से लगा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल थिंग कहते हैं। तो लीव भी यहाँ पे मेन एक्सिस में इस तरह से लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल प्रेजेंस कहेंगे। ठीक है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मतलब चपटा स्ट्रक्चर होता है ये। नाउ बॉर्न ऑन द स्टेम, ठीक है, और स्टेम में जहां पर भी ये बॉर्न होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नाउ बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्साइल, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लीफ के एक्साइल में जो बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये ब्रांच में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, और ये फ्लावर भी बन सकती है। नाउ लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये जो लीव्स हैं वो कहाँ से बन रही हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो स्टेम है वो भी कहाँ से बन रहा था, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो पूरा का पूरा ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, ये कहाँ से बन रहा था, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बन रहा था। और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट था, प्लूम्यूल में। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल्स जो हमेशा क्या करती रहती हैं, डिवाइड होते रहती हैं, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। और जो शूट एपिकल मतलब ये एपिल्यूम्यूल के एपिकल रीजन में, टॉप मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, शूट इससे जो है शूट डेवलप होती है, शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी शूट सिस्टम के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे शूट सिस्टम सॉरी शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या होते हैं, डेवलप्स होते हैं। ओके, नाउ एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये जो बेस में जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं, ओल्ड होती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू लीव्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये इस तरह का क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर, कि जो भी न्यू लीव्स हैं या न्यू ऑर्गन्स है वो सबसे टॉप मोस्ट में होंगी और ओल्ड वन जो है सबसे बेस पे होंगे, नीचे पे होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये जो लीव्स होती हैं इनमें क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ओके, ना ये जो लीफ की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये क्या दिखेगा, लेमिना। ओके, ये क्या है, स्टेम का पार्ट है। तो यहाँ पे लीफ एंड स्टेम के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सिलरी बर्ड। और ये जो रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं, लीफ बेस। और ये जो लेमिना है एंड स्टेम को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, पीटियोल। एंड यहाँ पे एक लीफ लाइक टाइनी स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिप्यूल। तो ये क्या है, एक सिंपल लीफ का क्या है यहाँ पर ये इमेज है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, लीफ, बेस, पीटियोल एंड लेमिना। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीफ है इनमें आपको 3 मेन पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, लीफ बेस, सेकंड पीटियोल एंड सेकंड लेमिना, और जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीफ है और ये क्या है, ये स्टेम है, तो यहाँ पे ये जो अटैच है तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, लीफ बेस कहलाएगा। ओके, and may bear two lateral small leaf-like structures called stipule। और यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, स्टिप्यूल कहलाता है।
ओके, तो यहाँ पे जो लीफ बेस है वो बेस ऑफ द लीफ होगा, जॉइंट बिटवीन लीफ एंड स्टेम, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगी जो कि दो होंगी जनरली, एंड स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगी लेकिन लीफ नहीं होंगी, एंड लेटरली क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। एक्सिलरी बर्ड जो है प्रेजेंट होगा एट द बेस, तो यहाँ पे जो लीफ बेस है यहाँ पर आपको एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इन मोनोकोटिलिडन्स लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। ओके, तो यहाँ पे जो लीफ बेस है कहाँ पे, मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स फॉर एग्जांपल मेज एंड शुगर केन। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीफ बेस है ये एक्सपांड होकर के शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है एंड कवर्स द स्टेम पार्शियली और होली, और स्टेम को पूरी तरीके से या आधे तरीके से क्या करता है, कवर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्ट्रक्चर में देखिए। ओके, तो यहाँ पर ये वाला रीजन क्या है, नोड है। अब ये और ये जो रीजन ये क्या है, ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है, और ये पूरा ये जो ऊपर से नीचे तक ये क्या है, स्टेम है। तो स्टेम एंड लीफ के बीच में ये जो लीफ बेस है ये क्या हो गया, ये लीफ बेस है, तो ये लीफ बेस एक्सपेंड होकर के क्या बना लिया है, शीट बना लिया है, जो कि स्टेम को यहाँ पे पूरी तरीके से या फिर आधे तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। ओके, सो दिस इज द लीफ बेस। एंड अदर अदर टाइप ऑफ अगर हम देखें डाइकोट्स से लेग्यूम्स में, तो ये जो लीफ बेस क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वलन हो जाता है। तो ये जो इस तरह से ये जो स्वलन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पुलवाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलवाइनस कहते हैं, और ये आपको डाइकोट से लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि जो शीट है एंड पुलवाइनस है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, लीफ बेस है। ओके, चलिए, in some leguminous plants the leaf base may become swollen, okay, which is called pulvinus, जिसको हम क्या कहेंगे, pulvinus कहेंगे। The petiole help hold the blade to light. Long thin flexible petiole allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. Okay, तो second part यहाँ पे क्या आता है, petiole आता है। तो ये जो पीटियोल है, ये जो लीफ का जो ये लेमिना है, लेमिना एंड स्टेम को यहाँ पे ये क्या करता है, कनेक्ट करने का एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पीटियोल। तो ये जो पीटियोल है, होल्ड द ब्लेड टू लाइट, होल्ड द ब्लेड टू लाइट का मतलब ये जो लीफ ब्लेड है उसको लाइट में, जैसे लाइट जो है क्या करती है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ही तो गिरती है, तो उस लाइट के अकॉर्डिंग उसको क्या करती है, ये जो पीटियोल है होल्ड करके रखती है। ठीक है, ये कैसा होता है, लॉन्ग, लंबा होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है। थिन मतलब पत्ता पतला, एंड फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है। हेल्प्स लीव्स टू फ्लटर इन एयर, तो जब भी हवा जब चलता है तो लीव्स को अच्छे से फ्लटर होने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट लेकर के आता है। तो जब भी लीव्स हिलती हैं तो हिलने में कौन हेल्प कर रहा है, पीटियोल हेल्प कर रहा है। तो जब भी लीव्स हिलती हैं तो वहां का जो एयर है वो क्या होता है, कूल एयर के साथ एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट बोला गया है। ओके, चलिए, द लेमिना और द लीफ blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. There is usually middle prominent vein which is known as midrib. Okay, now ये जो थर्ड पार्ट है क्या, लेमिना और लीफ ब्लेड, तो ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन होता है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा। एक्सपेंडेड पार्ट है, यस, यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे सबसे जो मिडल जो वेन होता है जो एकदम बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। ओके, नाउ veins provides rigidity to the leaf blade and act as a channel to transport for water, minerals and food materials. तो ये जो veins होती हैं, veins का function, तो ये लीफ को क्या करती है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स हैं ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड, ये वाटर, मिनरल एंड फूड्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. तो इनके जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट लीव्स से आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेनेशन, वेनेशन की अगर हम बात करें
The arrangement of veins and the veinlets in the lamina or leaf is termed as venation. तो venation का मतलब यहाँ पे क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि वेन्स एंड वेनलेट्स लीफ में ये जो लेमिना ऑफ लीफ है इसमें किस तरह से ये अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इज इन द लेमिना और लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। ओके, when the veinlets form a network the venation is termed as reticulate. When the veins runs parallel to each other within the lamina the venation is termed as parallel. ओके, तो जैसे कि ये आपको क्या दिख रहा है, लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये जो प्रोमिनेंटली आपको ये जो वेन्स दिख रहा है, मिडिल वेन जिसको मैं कह रही हूँ, तो ये क्या है यहाँ पे, मिडरिप। इसको हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। ओके, अब ये जो मिडरिप्स है इनसे और वेन्स इस तरह से निकले हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेन्स हो जाएगा। अब इससे आप देखेंगे इससे और पतली पतली और छोटी छोटी वेन्स निकली हुई हैं और इसको हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। ये क्या हो गई, मिडरीव हो गई जो कि मेन वेन है। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या है, वेन्स प्रेजेंट है, फिर उनसे भी और पतली और छोटी वेन्स निकली हुई हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, वेनलेट्स कह रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेनलेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक जालीदार या फिर नेटवर्क आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ओके, नाउ अब यहीं पर क्या हो रहा है, वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना। अब अगर आप इस सी इमेज को देखें तो यहाँ पे ये जो वेन्स है वो इस तरह से नेटवर्क नहीं बना रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल क्या कर रही हैं, रन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पैरेलल वेनेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको, पैरेलल वेनेशन कह रहे हैं। ओके, नाउ leaves of dicotyledonous plants generally possesses reticulate venation, while parallel venation is the characteristic of most monocotyledonous plant. ओके, तो ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे। डाइकॉट्स फॉर एग्जांपल पी, मैंगो। ओके, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं डाइकॉट्स हैं उनमें आपको रेटिकुलेट देखने को मिलेगा। आप गुआवा का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप जाकर के पी, मैंगो या गुआवा किसी भी प्लांट्स के आप जाकर के वेनेशन देखिए कि क्या सच में वो रेटिकुलेट है या नहीं। ओके, और जैसे कि ये जो पैरेलल वेनेशन है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे। मोनोकॉट्स प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप जा करके सारे जो लीव्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, स्टेम्स है, उसको जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। ओके, चलिए टाइप ऑफ लीव्स की हम बात करते हैं। A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised. The incision do not touch the midrib. Okay, तो यहाँ पे जो लीफ है उसको हम सिंपल कब कहेंगे, जब उसका वो जो लेमिना है या लीफ ब्लेड है वो एंटायर हो। एंटायर का मतलब वो पूरी तरीके से एक हो, और अगर वहां पे इंसिजन प्रेजेंट भी है तो वो डू नॉट टच द मिडरिप। तो इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपल लीफ कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंपल लीफ है यहाँ पे ये जो लेमिना क्या होगा, सिंगल एंड अनडिवाइडेड होगा। कैसा होगा, एक होगा और वहां पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा। इफ इंसिजन्स आर प्रेजेंट दे डू नॉट रीच द मिडरिप और पीटियोल। तो यहाँ पे ये जो आपको ये जो कट्स दिख रहे हैं ना, तो ये कट्स को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंसिजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंसिजन्स कर रहे हैं। तो ये जो इंसिजन्स हैं क्या ये यहाँ पे मिडरिप तक पहुंचे हैं, क्या नहीं पहुंचे हैं। तो इसी तरह से ये जो लेमिना है ये आपको एक अकेला दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा, पीपल, हिबिस्कस एंड बेनियन। तो ये जो लीफ है ये किसका है, हिबिस्कस का या गुड़हल का लीफ का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल लीफ हो जाएगा। नाउ when the incisions
of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets. The leaf is called compound. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरे तरह का लीफ आता है कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पे ये जो लेमिना है वो क्या कैसा है, डिवाइडेड है और डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। तो यहाँ पे ये जो इंसिजन है ये पूरा का पूरा इस तरह से कहाँ पे पहुंच जाएगा, मिडरिप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस वजह से ये जो लेमिना क्या हो जाएगा, वहां पे डिवाइडेड हो जाएगा और डिवाइड होकर के वो किस में बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इंसिजन्स रीच अप टू द मिडरिप, जिसको हम रेचिस कह रहे हैं, और पेटियोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये एक कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। तो ये जो रेचिस है ये एक्चुअली में क्या है, मिडरिप है। क्या है, मिडरिप है। ओके, और ये जो आपको छोटे छोटे ये जो लीव्स दिख रहे हैं ये क्या है, लीफलेट्स हैं। क्या है, लीफलेट्स हैं। ये ट्रू लीव्स हैं क्या, नहीं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफलेट्स है। एक्चुअली ये क्या है, ये पूरा का पूरा इसको इस तरह से एक पूरा लेमिना होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ना हो करके इसमें क्या हो गया, इंसिजन इंसिजन हो गया, ठीक है, कट्स आ गए, और ये जो कट्स हैं ये पूरे एक एक लीफलेट्स की क्या ले लिए, रूप ले लिए। ओके, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, कंपाउंड लीफ। नाउ आगे बढ़ते हैं। A bird is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves. So that is the very important point, that जो भी axillary bird है वो हमेशा प्रेजेंट होगा एक्साइल ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है, तो एक्सिलरी बर्ड हमेशा यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिटवीन दिस पीटियोल एंड दिस स्टेम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है। तो चाहे वो कंपाउंड लीफ हो या सिंपल लीफ हो, वो वहीं पर ही प्रेजेंट होगा। जैसे ये जो लीफ है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेटियोल हो जाएगा। तो जो बर्ड्स हैं वो यहीं पर ही प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर ये जो लीफलेट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव्स। तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स है वो यहाँ पे लीफ के बेस पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये जो लीफलेट के ये जो बेस है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये जो कंपाउंड लीफ है इसको भी हम दो टाइप्स में देखते हैं, डिवाइडेड है, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। तो यहाँ पे द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। इन अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ a number of leaflets are present on common axis, जिसको हम the rachis, which represent the midrib of the leaf as in name। तो यहाँ पे ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, तो लीफलेट्स अरेंज अलोंग rachis like a feather। तो यहाँ पे ये जो नीम, ये जो स्ट्रक्चर है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो रेचिस है, रेचिस क्या है, मिडरिप है, तो इसके अलोंग जो लीफलेट्स हैं वो क्या होंगे, अलोंग दी रेचिस क्या होंगे, यहाँ पे अरेंज्ड होंगी, ठीक है, इस तरह से अरेंज्ड होंगी अलोंग दी रेचिस या अलोंग दी मिडरिप। तो इसको हम क्या कहेंगे, पिनेटली कंपाउंड, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, नीम में देखने को मिलता है। नाउ इन पामेटली कंपाउंड लीव्स the leaflets are attached at the common point, that is at the tip of the petiole, as in silk cotton। तो यहाँ पे पामेटली कंपाउंड जो लीव्स होते हैं वहां पे एक ही नोट पर जितने भी लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एट द कॉमन पॉइंट, जिसको और क्या कह सकते हैं हम, टिप ऑफ द पीटियोल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, पीटियोल है। तो टिप ऑफ द पीटियोल पर आपको बहुत सारे यहाँ पे, ये होना तो चाहिए था क्या, सिंपल लीफ होता तो ये एक लीफ होता, लेकिन इनमें इंसिजन्स हुए और इंसिजन्स होकर के ये अलग अलग लीफलेट्स में क्या हो गए, डिवाइडेड हो गए, और ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से अटैच्ड हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पामेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं। ये आपको सिल्क कॉटन, कॉटन एंड लिक्विड में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से याद होने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है बी, ये किसका एग्जाम्पल है, सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें फीचर्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, लेमिना की बात करें तो ये लेमिना जो है एंटायर मतलब एक होता है, अनडिवाइडेड होता है, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होता। लोब्स में बी प्रेजेंट बट नॉट रीचिंग मिडरिप। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीफ है, ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी
मिडरिप तक नहीं पहुंचते हैं, ये इस लेमिना को डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, कंपाउंड लीफ की बात करें, डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लीफलेट्स। इंसिजन डू नॉट रीच मिडरिप और पीटियोल, तो इंसिजन है वो जो मिडरिप तक नहीं पहुंचता है, जो कट होते हैं, और कंपाउंड लीफ में वो रीच अप टू द मिडरिप एंड रेचिस और पीटियोल। एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट एट द लीफ बेस एंड कंपाउंड लीफ में भी ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट एट द लीफ बेस, नॉट ऑन द लीफलेट्स। ओके, एग्जाम्पल्स मैंगो, पीपल, हिबिस्कस, गुआवा। यहाँ पे कंपाउंड लीफ की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नीम, अकेशिया, मोरिंगा, सिल्क कॉटन। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रू लीफ वर्सेस लीफलेट। तो ट्रू लीफ जो होता है उसके बेस पर आपको एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो लीफलेट्स होते हैं उसके बेस पर आपको एक्सिलरी बर्ड्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चाहे कंपाउंड लीफ हो या फिर सिंपल लीफ हो, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल लीफ का। और ये किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड लीफ का। तो यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बर्ड है ये लीफ ऑफ द बेस पर प्रेजेंट है, और कंपाउंड लीफ पर भी ये क्या है? ये लीफ ऑफ द बेस है, तो ये क्या है? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ही एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा। कभी भी लीफलेट्स के बेस पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। स्टिप्यूल्स की बात करें, स्टिप्यूल्स आर नॉट यूनिवर्सल, मतलब ये जो स्टिप्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये स्टिप्यूल्स यूनिवर्सल नहीं है कि प्रेजेंट उनको होना ही है, ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल इन लीव्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो है हमेशा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यही जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो ब्रांचेस में डेवलप होंगी, फ्लावर्स में डेवलप होंगी। ठीक है, तो इसीलिए एक्सिलरी बर्ड्स हमेशा प्रेजेंट होंगी, लेकिन स्टिप्यूल्स जो है प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। चलिए, फिलोटैक्सी की अगर हम बात करें, फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑन ब्रांच। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा पूछा जाता है कि फिलोटैक्सी क्या होता है। ओके, तो फिलोटैक्सी क्या होता है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑन ब्रांच। स्टेम और ब्रांच पर लीफ जो है किस तरह से अरेंज है, उनका क्या पैटर्न है, इसको हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। चलिए, दिस इज यूजुअली अ थ्री टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे थ्री टाइप्स हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। Alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower plants. तो alternate phyllotaxy में क्या होता है? alternate type of pattern में each node, हर एक नोड पे आपको सिंगल लीफ देखने को मिलेगी, जिसको फॉर एग्जाम्पल इन मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। ओके, तो यहाँ पर ये जो चाइना रोज का यहाँ पे ए में एग्जाम्पल दिया, इमेज दिया गया है, तो यहाँ पे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और हर नोड पर आपको एक लीफ आपको वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अल्टरनेट फिलोटैक्सी में ईच नोड पर सिंगल लीफ प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ओके, चलिए, इन अपोजिट टाइप ऑफ in opposite type, a pair of leaves arises at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava plants. Okay, तो यहाँ पे जो अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी है वहां पे ईच नोड पर टू लीव्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम, पेयर ऑफ लीव्स क्या होंगी? बॉर्न होंगी, अराइज होंगी, लेकिन वो अपोजिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल इन गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तो गुआवा में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है? एक नोड है, और एक नोड पर आपको टू लीव्स दिख रही हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो इसी तरह से अपोजिट में आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है कि ईच नोड पर, हर एक नोड पर आपको दो लीव्स प्रेजेंट देखने को मिलेंगी, और वो कैसी होंगी? एक दूसरे से अपोजिट होंगे। चलिए, if more than two leaves arises at a node and form a whorl, it is called whorl, as in Elstonia. Okay, तो यहाँ पे वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी है, तो यहाँ पे ईच नोड पर मोर देन टू लीव्स प्रेजेंट होंगे, तो ये यहाँ पे क्या है? नोड है। ये यहाँ पे क्या है? नोड है। तो हर नोड पर आपको दो से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे? लीव्स देखने को मिलेंगी, और वो ऐसे सर्कल में क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी, तो वो वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल इन एल्स्टोनिया, और इसको हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज आप जाकर के चाइना रोज, एल्स्टोनिया एंड गुआवा, इन तीनों के लीव्स को आप चेक कीजिए कि क्या ये सारी चीजें सही हैं या नहीं। ओके, चलिए।
अब हम देखते हैं लीफ मॉडिफिकेशन। ये पहले एनसीईआरटी में थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जानेंगे क्योंकि हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, मार्क्स के लिए नहीं। चलिए लीफ मॉडिफिकेशन की बात करें तो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, फंक्शन एंड एग्जांपल्स। लीफ टेंड्रिल्स, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको स्टेम टेंड्रिल्स जो थे, कुकुम्बर में स्टेम टेंड्रिल्स मिल रहे थे, तो इसी तरह से लीफ टेंड्रिल्स भी होती हैं जो कि क्लाइंबिंग या सपोर्ट के लिए क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इन पी एंड लेथाइडस, तो ये जो पी होता है, मटर जो होता है, तो उसके प्लांट्स में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये कैसी कौन होती हैं, लीफ के ही क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। लीफ स्पाइंस, स्पाइंस मींस थ्रोन्स, प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन के लिए ये होते हैं, एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओपनशिया एंड आर्जीमोन में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओपेंशिया स्ट्रक्चर, ये क्या है, ओपेंशिया का स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है, ये तो क्या है, स्टेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो थ्रोन्स है, ये जो स्पाइंस है, वो क्या है, लीफ है। और इसकी वजह से स्टेम यहाँ पे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और लीफ जो है चूंकि कांटों में क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो ये डिफेंस के लिए काम आता है। प्लस यहाँ पे ये जो लीफ है, ये वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ओपेंशिया है उसके जो उनमें लीफ स्पाइंस मिलते हैं, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने, वाटर लॉस को कम करने के लिए जो लीव्स हैं वो कांटों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओपेंशिया जो है ड्राइड रीजन में आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ड्राइड रीजन है मतलब पानी की कमी है, पानी की कमी है, तो वो क्या करेंगे, पानी को बचाएंगे, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए वो लीफ जो है, लीफ स्पाइंस में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो ये जो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है ना, वो लीव्स के थ्रू ही होती है। जो भी वाटर लॉस है वो लीव्स के थ्रू ही होती हैं। तो ओपेंशिया ने क्या कर दिया, लीव्स को स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया, और फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। ओके, सो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ फिलोट की अगर हम बात करें, पेटियोल बिकम्स लीफ लाइक या लेमिना रिड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे जो पेटियोल है वो क्या करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो रियल जो लेमिना है वो रिड्यूस हो जाता है या एब्सेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है इस फिलोट का, फोटोसिंथेसिस करता है, एडेप्टेशन इन एरिड प्लांट्स। तो एरिड प्लांट्स का मतलब जो ड्राइड रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं, लेस वाटर रीजन में जो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एरिड प्लांट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल इन अकेशिया। तो फिल्लोड की अगर हम देखें तो ये क्या है, फिल्लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेम है, और ये पूरा का पूरा ये यहाँ पे मान के चलो लेमिना है, ठीक है, ये छोटे छोटे ये क्या है, लीफलेट्स हैं। तो और ये क्या है, लीफ को स्टेम से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, पीटियोल होता है। तो यहाँ पे ये जो पीटियोल है ये इस तरह से क्या हो जाए, एक्सपैंड हो गया है, और ये कैसा है, ग्रीन है। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो पीटियोल जहां पर ग्रीन एंड फ्लैशी इस तरह से एक्सपेंड होता है, लेमिना की तरह एक्ट करता है, और वो उसको और फोटोसिंथेसिस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं। और ये आपको एरिड रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। अगेन एरिड रीजन में है तो लीव्स को वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। नाउ लीफ हुक्स, लीफ हुक्स की बात करें तो क्लाइंबिंग बाय हुक्स, बिग्नोनिया एंड स्माइलेक्स में आपको देखने को मिलता है। Now, important one. Leaf pitchers, insectivorous plant, trap and digest insect for the nutrition. For example, Nepenthes and pitcher plant. लीफ ब्लैडर की अगर हम बात करें, ट्रैप एक्वेटिक इंसेक्ट, यूट्रिकुलेरिया। अब ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे जो प्लांट किंगडम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पर आपको ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, उनके बारे में आपको उनके एग्जाम्पल्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना, ये जो लीफ पिक्चर्स है, लीफ ब्लैडर होती हैं, वो किसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, लीफ की ही मॉडिफिकेशंस होती हैं, और कोई अदर स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, लीफ पिक्चर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेफेंथिस कहते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये आपको जरूर से याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि नेफेंथिस या पिक्चर प्लांट में ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का, स्टेम का, या किस चीज का।
तो आंसर क्या होगा वहां पे? लीफ का मॉडिफिकेशन। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, कोई भी जब इंसेक्ट जब इसमें कोई भी जब इंसेक्ट जो है इसमें एंटर करता है, ओके, ये इसीलिए इतना अट्रैक्टिव है ताकि वहां पे इंसेक्ट जा करके बैठे। फिर उसके बाद ये जो आपको टिप में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, तो ये भी ये भी इमेज किसका है? नेफेंथिस पिचर प्लांट। नाउ ये क्या है? लीफ ब्लैडर या यूट्रिकुलेरिया। तो आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे और ये जनरली एक्वेटिक जो इंसेक्ट होती हैं उनको कैच करते हैं, किल करते हैं। ओके, तो इस तरह से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखते हैं और जैसे कि इसमें इंसेक्ट इस तरह से फंसा हुआ है, तो इसी तरह से ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट करते हैं। उन जो भी अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स होते हैं उसको वो अपने लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये किसका इमेज है? लीफ ब्लैडर, फॉर एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट लीफ टेंड्रिल्स की अगर हम बात करें, क्लाइंबिंग ग्लोरियोसा। फ्लैशी लीव्स की अगर हम बात करें, स्टोर वाटर। तो ये जो फ्लैशी लीफ वाटर स्टोर करती हैं। सुक्कुलेंट एडेप्टेशन, सुक्कुलेंट स्टोमाटा। ओके ओके, चलिए ये आपको कहाँ पे देखना? एलोए एंड ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम हम और किसको कहते हैं? पत्थर चट्टा। ठीक है, ये क्या होता है? ब्रायोफिलम। तो यहाँ पे इनकी लीव्स जो है फ्लैशी होती हैं, मोटी होती हैं और इनमें वाटर जो स्टोरेज होता है वो ज्यादा होता है। ओके, बल्बिल्स की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ब्रायोफिलम, लीफ बर्ड्स एंड बिगोनिया। तो ये जो ब्रायोफिलम है या पत्थर चट्टा जिसको मैं आप कह रही हूँ, तो ये क्या होते हैं? लीव्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, इनमें इंसिजन्स होंगे, फ्लैशी लीव्स होंगे। तो यहाँ से इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे इनके लीव्स से ही, और यहीं पर ही आपको छोटे छोटे लीव्स जो है देखने को मिलेंगे। फिर ये कुछ टाइम बाद ये अलग हो जाते हैं और ये फिर अपना एक अलग ब्रायोफिलम क्या बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। अगर आप ये जो ब्रायोफिलम है, पत्थर चट्टा जिसको हम बोलते हैं, इसके लीव्स को अगर आप किसी बुक के नीचे भी दबा दें तो भी वहां पर इस तरह से लीफ बर्ड्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आप ये चीज जरूर से करके देख सकते हैं। ये जो ब्रायोफिलम है ये आराम से गमले में, घरों में मिल जाते हैं। चलिए, ओपनशिया स्पाइन्स मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। ओपनशिया के जो कांटे होते हैं, ठीक है, जबकि ये जो स्टेम होते हैं वो फिल्लोक्लेड होते हैं। और ये जो फिल्लोक्लेड जो है स्टेम मॉडिफिकेशन, मतलब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अकेशिया फिल्लोड, फिल्लोड का मतलब पीटियोल बिकम्स फ्लैट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ब्रायोफिलम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ बर्ड्स। नेपेंथिस यूट्रिकुलेरिया एंड ड्रोसेरा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं एंड स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर से याद रखना है, स्पेशली ये जो लीफ फीचर एंड लीफ ब्लैडर वाला जो चीज है उसको। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीव्स। अ सिंपल लीफ हैज एन अनडिवाइडेड लेमिना। तो हमें ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो सिंपल लीफ है उसके पास अनडिवाइडेड लेमिना होता है, दैट इज ट्रू। In compound leaves, incision of lamina reach the midrib or petiole. That is true. In pinnately compound leaves, all leaflets are attached at a common point. So that is wrong. Pinnately compound leaves में तो जो leaflets थी वो along the axis क्या थी? Arranged थी. Okay. Now, question of statement 4. Axillary bud is found at the base of the whole leaf, not leaflets, and that is true. Okay. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। लीफ टेंड्रिल्स, लीफ स्पाइन, फिल्लोड, फ्लैशी लीफ, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, क्लाइंबिंग, वाटर स्टोरेज। तो यहाँ पे लीफ टेंड्रिल, तो लीफ टेंड्रिल्स किसके लिए काम आते हैं? क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड, ए का थर्ड, तो ऑप्शन बी एंड डी हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। लीफ स्पाइन की अगर हम बात करें तो वो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती हैं, तो बी का क्या आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट। बी का फर्स्ट और इसमें बी का फोर्थ है, तो सी भी एलिमिनेट। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फिल्लोड की अगर हम बात करें तो फिल्लोड जो है पीटियोल का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पीटियोल जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फिल्लोड कहते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प हेल्प करता है। तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड। यस। एंड फ्लैशी लीव्स की अगर हम बात करें तो ये वाटर स्टोरेज के लिए हेल्प करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डी का फोर्थ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Okay, so thank you so much guys for the watching, and if you guys understand the video, okay, then just like the video, comment if you guys have any doubt,
then just comment below, share the video and subscribe the Get Science Sarla YouTube channel. So thank you so much for the watching.